Class 10th History, Chapter 4, The Making of the Global World. Part 2, The 19th Century, 1815 to 1914. 19th सेंचुरी में जो वर्ल्ड है वो काफी फास्ट चेंज होने लगा. इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस थे उन्होंने पूरे सोसाइटी को चेंज करके रख दिया और जो फॉरेन रिलेशंस थे उनको भी एक न्यू शेप प्रोवाइड किया. इकोनॉमिस्ट जो हैं वो 3 टाइप ऑफ मूवमेंट और फ्लो को आइडेंटिफाई करते हैं और वो कहते हैं कि 19th सेंचुरी में जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे उसमें 3 टाइप ऑफ मूवमेंट या फ्लो दिखाई पड़ रहे थे. जो फर्स्ट फ्लो था इट वाज द फ्लो ऑफ ट्रेड. 19th सेंचुरी में जो फ्लो ऑफ ट्रेड था इसमें जो गुड्स थे, जो सामान थे, स्पेशली अगर एग्जांपल लें हम लोग तो क्लोथ और वीट, इसका बहुत लार्ज अमाउंट पर इन चीजों का व्यापार हो रहा था. जो सेकेंड फ्लो है इट इज द फ्लो ऑफ लेबर और इसमें जो लोग थे वो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे. तो माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जो थर्ड फ्लो था, जो थर्ड मूवमेंट था इट वाज द मूवमेंट ऑफ कैपिटल. इसमें जो कैपिटल पैसा जो है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस पर भेजा जा रहा था. मतलब दूर दराज के देशों में शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग थे वो इन्वेस्ट कर रहे थे. ये जो तीनों तरह के जो फ्लो हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और ये लोगों की लाइफ को जो है अफेक्ट करते थे. A world economy takes place. नॉर्मली ये माना जाता है कि जो कंट्रीज हैं वो फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहती हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं. कंट्री जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनके देश के जो लोग हैं उनके लोगों की फूड रिक्वायरमेंट को उस देश में पूरा किया जा सके. लेकिन 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में सेल्फ सफिशिएंसी का ये मतलब था कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड लो होना और सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट, सोसाइटी में जो क्लैश है, जो लड़ाई झगड़े हैं उनका बढ़ना. लेट 18th सेंचुरी के बाद से ही ब्रिटेन की पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ी जिसके कारण ब्रिटेन में फूड ग्रेन का डिमांड भी बढ़ा. जैसे जैसे अर्बन सेंटर्स, जो सिटी हैं, जो टाउन है वो एक्सपैंड होते गए, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज होती गई तो शहरों में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा, खाने की चीजों का डिमांड बढ़ा जिसके कारण अनाज के दाम भी काफी बढ़ गए. जिसके कारण जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने फूड इंपोर्ट करना शुरू किया ताकि अर्बन पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके. लेकिन इससे जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उनको लॉस होने लगा. वहां पर जो बिग लैंडलॉर्ड जो कि खेती में इन्वॉल्व थे उनको लॉस होने लगा और लैंडेड ग्रुप के प्रेशर में आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉर्न के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फूड ग्रेन का जो इंपोर्ट हो रहा था उस पर रोक लगा दी गई. और यहाँ पे जो कॉर्न है ये जो ब्रिटिश मीनिंग के अकॉर्डिंग जो कॉर्न है इट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ सीरियल्स. तो
जितने भी सीरियल्स हैं ये कॉर्न में आते हैं। तो जो भी सीरियल्स थे जिसका इंपोर्ट ब्रिटेन ने करना शुरू किया था, अब उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, उस पर रोक लगा दी। और ये जो लॉ बनाए गए थे जिनसे फूड ग्रेन के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, उसको कॉमनली कॉर्न लॉ के नाम से जाना गया। अब हाई फूड प्राइसेस से नाखुश होकर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो शहरों में रहने वाले लोग जिन्हें अर्बन ड्वेलर्स बोला जाता है, वो लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो कॉर्न लॉ को एबॉलिश करें, कॉर्न लॉ को खत्म कर दें। जब कॉर्न लॉ हटा लिया गया और बाहर के देशों से ब्रिटेन में फूड का इंपोर्ट होने लगा, तो ब्रिटेन में खाने की चीजों के जो कॉस्ट थे वो काफी सस्ते हो गए। और जो इंपोर्टेड फूड था, इंपोर्टेड फूड ग्रेन्स या इंपोर्टेड जो फूड था, उसके कॉस्ट ब्रिटिश प्रोड्यूस जो गुड्स थे उसके कंपैरिजन में काफी सस्ते थे। ब्रिटिश जो एग्रीकल्चर ये अब इंपोर्टेड फूड से कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण जो विद इन ब्रिटेन जो प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स थे वो कॉस्टली होने लगे। जब किसानों का अनाज बिकेगा नहीं तो फिर किसानों ने अनाज उगाना कम कर दिया। बहुत सारे जो एरिया थे वो अनकल्टिवेटेड छोड़ दिए गए, बहुत सारे जो खेत थे उस पे खेती रुक गई, जिसके कारण हजारों की संख्या में जो मेन और वुमेन जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, दे वर थ्रोन आउट ऑफ द वर्क, वो अब बेरोजगार हो गए। और इस तरह से गांव के जो बेरोजगार लोग थे वो शहरों की तरफ माइग्रेट करने लगे या वो इंडस्ट्रियल सिटीज में आने लगे, और दे माइग्रेटेड ओवरसीज या वो समुद्र पार दूसरे एरिया में जाने लगे। जब ब्रिटेन में फूड के प्राइसेस डाउन हुए तो कंजम्पशन बढ़ गया, फूड आइटम्स का जो कंजम्पशन था वो बढ़ गया मिड 19th सेंचुरी के बाद से ही, क्योंकि ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत फास्ट था, जिसके कारण लोगों की इनकम बढ़ी। जब लोगों की इनकम बढ़ी तो उनका जो कंजम्पशन भी बढ़ा, फूड ग्रेन्स की ज्यादा डिमांड बढ़ी। जब डिमांड ज्यादा बढ़ी तो और ज्यादा फूड को इंपोर्ट किया गया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, जैसे ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर लैंड वर्क क्लियर्ड, जमीनों को साफ किया गया, मतलब जंगलों को काटा गया, उनको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया गया और वहां पर फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया गया ताकि ब्रिटिश डिमांड को पूरा किया जा सके। जमीनों को क्लियर किया गया खेती के लिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम था उसको भी डेवलप किया गया। रेलवेज जो थी उनकी जरूरत थी ताकि एग्रीकल्चरल रीजन्स को पोर्ट से कनेक्ट किया जा सके, जिसके लिए रेलवे लाइंस को जो है वो स्टैब्लिश किया गया और एक्सटेंड भी किया गया। न्यू हार्बर्स भी बनाए गए, जो पुराने हार्बर्स थे उन्हें भी एक्सपेंड किया गया ताकि एग्रीकल्चरल जो गुड्स हैं उनको शिप्स में भर करके एक्सपोर्ट किया जा सके, ब्रिटेन भेजा जा सके। जो न्यूली कल्टिवेटेड एरिया थे वहां पर लोगों को बसाना भी था, तो वहां पर लोगों को बसाने के लिए एक तो लोगों की जरूरत भी थी और दूसरे लोगों को बसाने के लिए घरों को बनाने की जरूरत थी। सेटलमेंट्स, गांव या शहर भी डेवलप करने की जरूरत थी। इन सारी एक्टिविटीज के लिए कैपिटल, पैसे की भी जरूरत थी और लेबर, मजदूरों की भी जरूरत थी। कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन, और ये कैपिटल, ये पैसा कहां से आया? लंदन के फाइनेंशियल सेंटर से आया।
उन एरियाज में जहां पर लेबर शॉर्टेज था, जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, उन जगह पर लेबर शॉर्टेज पूरा करने के लिए अब दूसरी जगह के लोग माइग्रेट करके अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाने लगे। इसका ये भी रिजल्ट हुआ कि 19वीं सेंचुरी में यूरोप से लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट करके जाके बस गए और पूरी दुनिया से लगभग 15 करोड़ जो लोग थे वो बेटर फ्यूचर, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के सर्च में अपना घर छोड़ करके दूर दराज के देशों में जाकर के रहने लगे। 1890s तक एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी शेप ले रही थी। और इस सारे प्रोसेस में कई सारे कॉम्प्लेक्स चेंजेस हो रहे थे। लेबर मूवमेंट के पैटर्न में, कैपिटल फ्लो के पैटर्न में, एनवायरमेंटल चेंजेस भी हो रहे थे और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे थे। अब जो फूड है वो पास के गांव या टाउन से नहीं आता था, बल्कि हजारों मील दूर से आता था। अब ये जो फूड है ये कोई किसान अपने खुद के जमीन पर खेती करके इसको नहीं उगाता था, बल्कि अब ये जो अनाज है इसको एग्रीकल्चरल जो वर्कर है उसको उसकी खेती करते थे, जो कि शायद जल्दी ही वहां पर आकर बसे थे और वो ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां एक जनरेशन पहले ही शायद घने जंगल रहे होंगे। ये ऐसे जो फूड आइटम्स थे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवेज का इस्तेमाल किया जाता था और इसीलिए फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही रेलवे नेटवर्क को एक्सपेंड किया गया। इसके अलावा शिप्स जो थी उनकी मदद से भी इन फूड ग्रेन्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाया जाता था और इन जो शिप्स थे, ये जो आपके शिप्स थे, इनमें सदर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन आइलैंड के जो पेड वर्कर्स हैं वो काम करते थे। ऐसे ही कुछ जो चेंजेस थे, बेशक स्मॉल स्केल पे, लेकिन इंडिया में भी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्पेशली वेस्ट पंजाब में भी महसूस किए गए। यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कैनल्स को बिल्ड किया, मतलब बहुत सारी जो नहरें थी, नहरों के जाल को बिछाया ताकि वेस्ट पंजाब के सेमी डेजर्ट वेस्ट को फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया जा सके और यहाँ पर गेहूं और कॉटन को ग्रो किया जा सके और उसे एक्सपोर्ट किया जा सके। ये जो एरिया थे जिन्हें न्यूली बिल्ड कैनल से जिनका इरिगेशन होता था, उन्हें कैनल कॉलोनीज बोला गया और पंजाब के दूसरे हिस्सों से यहाँ पर इन कैनल कॉलोनीज में किसानों को ला करके बसाया गया। ऐसे ही वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में कॉटन के कल्टीवेशन को भी एक्सपेंड किया गया ताकि ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स को रॉ कॉटन मिल सके और वहां पर जो कॉटन इंडस्ट्रीज हैं वो कॉटन टेक्सटाइल को प्रोड्यूस
कर सकें। 1820 से 1914 के बीच में जो वर्ल्ड ट्रेड है, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ये 25 से 40 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका था, इतना बढ़ चुका था। और इसमें से भी 60% जो ट्रेड है ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स का था, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इसमें व्हीट एंड कॉटन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मिनरल्स में कोल सबसे इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी ने भी इन सारे डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। रेलवेज, स्टीमशिप्स, टेलीग्राफ, ये वो इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस थे जिनके बिना हम 19th सेंचुरी वर्ल्ड के ट्रांसफॉर्मेशन को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 19th सेंचुरी की जो दुनिया थी वो कैसे बदल गई थी। ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस थे ये लार्जर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स का रिजल्ट थे। एग्जाम्पल के रूप में जो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस था, जो यूरोपियन कंट्रीज ने पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश की थी, पूरी दुनिया के जो कमजोर हिस्से थे, कमजोर देश थे, उस पर अपना कब्जा जमाया था, जिसको कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। तो कॉलोनाइजेशन ने न्यू इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया और इसके अलावा कॉलोनाइजेशन के कारण ही ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज में भी इंप्रूवमेंट इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे फास्टर रेलवेज, लाइटर वैगन, लार्जर शिप्स, इन सबको कॉलोनीज में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो फूड आइटम्स हैं वो सस्ते में और तेजी से खेतों से, दूर दराज के खेतों से फाइनल मार्केट तक पहुंच सकें। ये जो भी चेंजेस हो रहे थे इसको समझने के लिए जो मीट का ट्रेड है, इस मीट के ट्रेड का जो एग्जाम्पल है वो इन सारे प्रोसेस के कनेक्शन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। 1870s के पहले जो जानवर थे उनको शिप्स के थ्रू, जहाजों के द्वारा अमेरिका से यूरोप लाया जाता था और यूरोप में जब ये पहुंच जाते थे इसके बाद इन्हें काटा जाता था। लेकिन जो जीवित जानवर हैं, जब इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो इसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है। कई बार ट्रेवलिंग के समय इसमें से बहुत सारे मर भी जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कुछ कमजोर भी हो जाते हैं और इस तरह से ये खाने के लिए अनफिट हो जाते हैं। मीट जो है ये एक एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम था यूरोप में और ये यूरोपियन पुअर, यूरोप के जो गरीब लोग थे उनकी पहुंच से बाहर था। मतलब यूरोप के गरीब लोग मीट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मीट के जो रेट्स थे वो हाई थे, तो हायर प्राइसेस के कारण मीट का जो डिमांड था और इसका प्रोडक्शन दोनों ही काफी कम था। लेकिन बाद में जब न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, स्पेशली रेफ्रिजरेटेड शिप्स, जिसके कारण अब पेरिशेबल फूड्स, जो जल्दी खराब होने वाले फूड आइटम्स हैं, उनको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट करना इजी हो गया। अब जो जानवर थे उनको स्टार्टिंग पॉइंट पर ही काटा जाता था, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो फार्म्स थे, एनिमल फार्म्स, यहीं पर इनको काटा जाता था और इसके बाद जो फ्रोजन मीट था उसको यूरोप ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। इसके कारण शिपिंग का कॉस्ट भी रिड्यूस हुआ और यूरोप में मीट के प्राइसेस भी
लोग हुए। अब यूरोप के जो पुअर पीपल थे, अब ये वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स को कंज्यूम कर सकते थे। इसके पहले इनका जो मेन फूड आइटम था ये ब्रेड और पोटैटोज ही हुआ करता था, लेकिन रेफ्रिजरेटेड शिप्स जो हैं इनके आने के बाद जब फ्रोजन मीट यूरोप पहुंचना शुरू हुआ जो कि कम प्राइस में था, तो यूरोप के गरीब लोगों का जो डाइट था वो इम्प्रूव हुआ। इनमें अब मीट, बटर, एग भी इनके डाइट में ऐड हुए, जिसके कारण यूरोप के जो लोग थे उनकी लिविंग कंडीशन प्रमोट हुई, सोशल पीस स्टैब्लिश हुआ कंट्री में। और इस सब का फायदा ये हुआ कि अब यूरोप के लोगों ने इंपीरियलिज्म को और ज्यादा सपोर्ट किया। कहने का मतलब यूरोपियन कंट्रीज ने और ज्यादा कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी। यहाँ पे अगर आप फोटोग्राफ में देखोगे तो स्मिथफील्ड क्लब कैटल शो जो कि लंदन न्यूज में इलस्ट्रेट हुआ था, यहाँ पे कैटल वर ट्रेडेड एट फेयर्स। ये जानवरों का एक तरह से बाजार लगता था और जहाँ पे किसान अपने जानवरों को बेचने के लिए लाते थे। ओल्डेस्ट लाइवस्टॉक मार्केट लंदन का ये स्मिथफील्ड था। मिड 19th सेंचुरी में ह्यूज पोल्ट्री एंड मीट मार्केट वॉज एस्टैब्लिश्ड नियर द रेलवे लाइन। रेलवे लाइन के पास एक आपका पोल्ट्री फार्म एंड मीट मार्केट को एस्टैब्लिश किया गया, जिसके कारण अब मीट सप्लाई जो है वो इजियर हो गया कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में। लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। लेट 19th सेंचुरी में ट्रेड भी फ्लोरिश हुआ और मार्केट्स भी एक्सपैंड हुए। लेकिन ये लेट 19th सेंचुरी ये वो पीरियड नहीं था जिसमें सिर्फ ट्रेड एक्सपैंड हुआ या प्रॉस्पेरिटी बढ़ी। इस पीरियड का एक डार्कर साइज भी था। वर्ल्ड के कई सारे जो पार्ट्स थे यहाँ पर ट्रेड एक्सपैंड हुआ और इनका वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ क्लोज रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ। लेकिन इसका यह भी मतलब था कि यहाँ के लोगों ने अपने फ्रीडम को लूज कर दिया, अपनी आजादी खो दी, अपने लाइवलीहुड्स, अपनी जीविकाएं भी गंवा दी। लेट 19th सेंचुरी में जो यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट, यूरोप ने नई जीत हासिल की और यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट के कारण कई पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस भी आए, जिसके थ्रू जो कॉलोनाइज सोसाइटीज थी वो वर्ल्ड इकोनॉमी का पार्ट बनी या वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट हुई। सर हेनरी मॉर्टन स्टेनले इन सेंट्रल अफ्रीका। स्टेनले ये एक जर्नलिस्ट थे, एक्सप्लोरर थे, जिसे न्यूयॉर्क हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है उन्होंने लिविंगस्टन एक मिशनरी एक्सप्लोरर थे जो कि अफ्रीका आए थे, कई सालों तक रहे थे, तो इनको खोजने के लिए स्टैनले को भेजा गया था। तो बाकी यूरोपियंस की तरह और अमेरिकन एक्सप्लोरर्स की तरह ही स्टैनले भी हथियारों के साथ आए। इन्होंने लोकल हंटर्स को अपने साथ लिया, वॉरियर्स को अपने साथ लिया, दूसरे मजदूरों, लेबरर्स का भी हेल्प ली और ये यहाँ के लोकल ट्राइब से लड़े। इन्होंने अफ्रीकन जो लैंडस्केप था, यहाँ के टेरेन्स, इसको इन्वेस्टिगेट किया, डिफरेंट रीजन्स की मैपिंग की, वहां के मैप प्रोड्यूस किए और इनके जो एक्सप्लोरेशंस थे, इनके जो खोज थे,
इनकी खोज के कारण यूरोपियंस को अफ्रीका को कॉन्कर करने में, अफ्रीका को जीतने में मदद मिली। रिंडरपेस्ट, द कैटल प्लेग। अफ्रीका में 1890s में एक बहुत तेजी से फैलने वाली जानवरों की बीमारी, जानवरों का प्लेग, जिसे रिंडरपेस्ट कहा जाता है, ये काफी तेजी से फैला और इस कैटल प्लेग के कारण यहाँ के लोगों के लाइफ पे, उनके लाइवलीहुड पर, लोकल इकोनॉमी पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ही बुरा असर पड़ा। तो ये आपका रिंडरपेस्ट जो कैटल प्लेग है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से यूरोपियन इंपीरियलिज्म का इम्पैक्ट कॉलोनाइज सोसाइटीज पर पड़ा। ये हमें ये भी बताता है कि ये जो समय था, इट वॉज द एरा ऑफ कॉन्केस्ट, ये जो जीत का समय था, लड़ाई लड़ने का, दूसरे देशों को जीतने का, तो इस एरा में, इस पीरियड में भी एक ऐसी बीमारी जिसका प्रभाव जानवरों पर पड़ता है, तो जानवरों को होने वाली बीमारी ने भी किस तरह से लोगों के जीवन को, हजारों लोगों के जीवन और उनके भाग्य को बदल के रख दिया। उनका जो रिलेशन था पूरी दुनिया के साथ, उसको बदल के रख दिया। अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो अफ्रीका में लैंड जो था वो एबिडेंट था, जमीनें बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल थी, अफ्रीका की पॉपुलेशन बहुत कम थी और सेंचुरीज तक, हजारों सालों तक अफ्रीका के जो लोग थे वो लैंड और लाइव स्टॉक पर डिपेंड करते थे, जमीनों पर और जानवरों पर डिपेंड करते थे लाइवलीहुड के लिए। और अफ्रीका के जो लोग थे वो वेजेस के लिए, पैसे के लिए काम नहीं करते थे। लेट 19th सेंचुरी में अफ्रीका में ऐसे बहुत ही कम कंज्यूमर गुड्स थे जिसको पैसे से खरीदा जाता था। लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियंस ने अफ्रीका पे अटैक, यूरोपियंस जो थे वो अफ्रीका की तरफ अट्रैक्टेड थे, अफ्रीका की तरफ बहुत ज्यादा प्रभावित थे। क्यों प्रभावित थे? बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड, यहाँ के लैंड रिसोर्सेज के कारण, यहाँ के मिनरल्स के कारण यूरोपियंस अफ्रीका आए। इन्होंने प्लांटेशन गार्डन्स को स्टैब्लिश किया, माइंस को स्टैब्लिश किया ताकि वो क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सके, मिनरल्स को वहां से लेकर के यूरोप एक्सपोर्ट कर सके, तो क्रॉप्स और मिनरल्स को यूरोप एक्सपोर्ट कर सके और उसके थ्रू प्रॉफिट अर्न कर सके, इसलिए यूरोपियंस अफ्रीका आए। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, अनएक्सपेक्टेड जिसको कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या? कि यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ लेबर, मजदूरों की कमी थी, क्योंकि यहाँ के लोग वेजेस के लिए, पैसे के लिए काम करना नहीं चाहते थे। यूरोपियंस ने कई सारे मेथड यूज किए लेबरर्स को रिक्रूट करने के लिए, मजदूरों को भर्ती करने के लिए और उन्हें काम पर रखने के लिए। इसके लिए उन्होंने हैवी टैक्सेस को इम्पोज किया, बहुत ज्यादा हैवी टैक्स लगाए और टैक्स तभी पे किया जा सकता था जबकि लोग प्लांटेशंस में और माइंस में काम करें। तो जो लोग प्लांटेशंस और माइंस में काम करेंगे उन्हीं के टैक्स को माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, इनहेरिटेंस लॉ में भी चेंजेस किए और इनहेरिटेंस लॉ में चेंजेस उन्होंने ये किया कि अगर किसी भी फादर के कई सारे बच्चे हैं
तो एक ही बच्चा जो है उसे फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट होगा। तो इससे क्या होगा कि बाकी जो बच्चे हैं दे वर पुश्ड इनटू द लेबर मार्केट। तो एक ही बच्चा अगर फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाएगा तो बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं जिन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी उन्हें जिंदा रहने के लिए काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए फिर वही है कि आपका या तो प्लांटेशन गार्डन्स में काम करेंगे या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वॉल्व होंगे या फिर माइंस में काम करेंगे। इसके अलावा जो माइन वर्कर्स थे दे वर ऑल्सो कन्फाइंड इन कंपाउंड्स। उन्हें कंपाउंड्स तक ही उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और अब वो कंपाउंड के बाहर अपनी मर्जी से फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे। Then came Rinderpest, a devastating cattle disease. 1880s में Rinderpest ये जो बीमारी है कैटल प्लेग है ये अफ्रीका में पहुंचा। ये जो बीमारी है ये इन्फेक्टेड कैटल के थ्रू अफ्रीका आई थी और ये इन्फेक्टेड जो कैटल है इट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया। ये ब्रिटिश एशिया से इंपोर्ट किया गया था अफ्रीका में। किस लिए इंपोर्ट किया गया था? टू फीड द इटालियन सोल्जर्स। जो इटालियन सोल्जर्स थे इरिट्रिया में जो अटैक कर रहे थे उन इटालियन सोल्जर्स के खाने के लिए कैटल को इंपोर्ट किया गया था और उन्हीं इंपोर्टेड कैटल में वो इन्फेक्टेड कैटल भी था। एक बार जब ये रिंडरपेस्ट कैटल प्लेग अफ्रीका में ईस्ट के रास्ते एंटर हुआ तो ये जो बीमारी है ये तेजी से वेस्ट अफ्रीका की तरफ फैली। जिस तरह से जंगल में आग फैलती है काफी तेजी से तो उसी तरह से फॉरेस्ट फायर की तरह ही ये वेस्ट की तरफ मूव हुई और 1892 तक वेस्ट अफ्रीका का जो अटलांटिक कोस्ट है वहां तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद ये केप 5 साल के बाद ये अफ्रीका का जो सदर्न मोस्ट टिप है केप यहाँ पर भी पहुंच गई 5 साल के बाद। और इस बीमारी ने अफ्रीका के 90% जो कैटल थे उनको खत्म कर दिया क्योंकि जानवर जब मर गए तो अफ्रीका के लोगों का जो लाइवलीहुड था सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ये भी डिस्ट्रॉय हो गया। अब अफ्रीका में जो प्लांटर्स थे माइन ओनर्स और वहां की कॉलोनियल गवर्नमेंट इन्होंने जो बचे खुचे जानवर थे 10% ही जानवर बचे थे उन 10% जानवरों को सक्सेसफुली अपने कब्जे में ले लिया और इस तरह से अफ्रीका में उन्होंने अपने पावर को स्ट्रेंथन किया और अफ्रीकन्स को फोर्स किया कि वो अब लेबर मार्केट में एंटर करें और मजदूरी के लिए काम करें। तो इस तरह से जो लिमिटेड रिसोर्स पर कंट्रोल के कारण ही यूरोपियंस के लिए पॉसिबल हुआ कि वो अफ्रीका को जीत सके और अफ्रीका के लोगों को सबड्यू कर सके, उन्हें अपने कंट्रोल में कर सके। Diggers at work in the Transvaal gold fields in South Africa. The graphic 1875. Next, one more photograph is there. Transport to the Transvaal gold mines. The graphic 1887. Indentured labor migration from India. 19th century जो वर्ल्ड था इट वॉज अ वर्ल्ड ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो दुनिया थी ये फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ की दुनिया थी, लेकिन इसके अलावा ये बहुतों के लिए सबके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट नहीं था, सबको इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा नहीं
पहुंचा। कुछ के लिए ये फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ का वर्ल्ड था, बाकियों के लिए ये दुख और कष्ट की दुनिया थी। कुछ लोगों के इनकम जो थे वो इस पीरियड में काफी हाई हुए, लेकिन बाकियों के लिए इट वॉज अ पीरियड ऑफ पॉवर्टी, ये गरीबी का समय था। कुछ लोगों के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आए, उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का फायदा मिला, लेकिन बाकी सबके लिए ये कोर्जन का पीरियड था। ये प्रॉब्लम्स का, कंफ्यूजन का पीरियड था। नाइनटीन सेंचुरी में हजारों की संख्या में जो इंडियन थे, इसके अलावा ना सिर्फ इंडियन लेबरर्स बल्कि चाइनीज लेबरर्स भी ये प्लांटेशंस में काम करने के लिए गए, माइंस में काम करने के लिए गए। ना सिर्फ प्लांटेशंस में, माइंस में, बट ऑल्सो इन रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, इन सब में काम करने के लिए इन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया। इंडिया में ये जो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हायर किया गया, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम पे रखा गया और इनसे ये वादा किया गया कि ये अपने एम्प्लॉयर्स के प्लांटेशन में अगर ये 5 साल का जो पीरियड है उसको निकाल लेंगे, 5 साल तक ये प्लांटेशन के एम्प्लॉयर को अपनी सर्विसेज दे देंगे, वहां पे काम कर लेंगे, तो इन्हें इंडिया वापस आने दिया जाएगा। ज्यादातर जो इंडिया के इंडेंचर्ड लेबरर्स थे ये प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के थे, बिहार के थे, सेंट्रल एशिया के थे और तमिलनाडु के ड्राई डिस्ट्रिक्ट, यहाँ के तमिलनाडु के सूखे जो भी जिले थे वहां के थे। मिड 19th सेंचुरी में ये वो जगह थी, ये वो रीजन्स थे जहां पर कई सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस किया गया। कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन, यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री जो थी वो खत्म हो रही थी। यहाँ पे लैंड रेंट, जमीन के किराए काफी ऊंचे थे। लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशंस, यहाँ पे जमीनों को, जंगलों को काटा जा रहा था, किसके लिए? माइंस के लिए और प्लांटेशन गार्डन स्टैब्लिश करने के लिए। इस सब का असर यहाँ पे रहने वाले गरीब लोगों की लाइफ पर पड़ा, क्योंकि ये अपना रेंट पे नहीं कर पा रहे थे, किराया नहीं दे पा रहे थे, पूरी तरह से कर्जे में डूब गए थे, जिसके कारण काम की तलाश में ये मजबूर हुए माइग्रेट करने के लिए। ये जो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे, इनका जो मेन डेस्टिनेशन था माइग्रेशन का, ये कैरिबियन आइलैंड, स्पेशली ट्रिनिडाड, गुयाना, सुरिनाम, मॉरिशस और फिजी था। जो तमिल माइग्रेंट्स ये सिलोन और मलाया गए। इसके अलावा इंडेंचर्ड लेबरर्स को असम के टी प्लांटेशंस में भी रिक्रूट किया गया, वहां पर भी भर्ती किया गया। रिक्रूटमेंट का काम, भर्ती करने का काम एम्प्लॉयर्स के एजेंट करते थे। इसके लिए उन्हें छोटा कमीशन भी दिया जाता था। कई सारे जो माइग्रेंट्स थे ये इस काम को करने के लिए इसलिए भी तैयार हो जाते थे क्योंकि ये अपने होम विलेज के, अपने गांव की गरीबी से बचना चाहते थे, वहां के यातना, वहां की परेशानी से बचना चाहते थे। इसके अलावा एजेंट्स ने इन्हें एक तरह से लालच भी दिया और इनको लालच देने के लिए इन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी गई अबाउट फाइनल डेस्टिनेशन, कि इन्हें कहां पे जाना है, मोड ऑफ ट्रेवल क्या होगा, नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, कि इन्हें कहां भेजा जाएगा, कैसे भेजा जाएगा, कौन सा काम इन्हें दिया जाएगा, इनके लिविंग और वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी, इन सब की इन्हें फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई। अक्सर
माइग्रेंट्स को यह भी नहीं बताया जाता था कि इन्हें लॉन्ग सी वॉयज पे, लंबी समुद्री यात्रा पे भेजा जाएगा। कई बार एजेंट्स जो लेस विलिंग माइग्रेंट थे, जो माइग्रेंट्स नहीं जाना चाहते थे, उनको फोर्सफुली किडनैप भी कर लेते थे। तो 19th सेंचुरी का जो इंडेंचर था, इसको न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। प्लांटेशंस में आने के बाद ही जो मजदूर थे, उन्हें पता चलता था कि कंडीशंस एकदम अलग हैं। जो उन्होंने सोचा है उसके कंपैरिजन में वहां की एक्चुअल कंडीशन एकदम अलग है। प्लांटेशंस में लिविंग और वर्किंग कंडीशन बहुत ही हार्श होती थी। इन लेबरर्स के पास कहने के लिए ही कुछ लीगल राइट होते थे, लेकिन वर्कर्स ने सरवाइव करने के अपने तरीके, अपने खुद के तरीके खोज लिए थे। इसमें से कई मजदूर जो थे वो जंगलों में भाग जाते थे। बेशक अगर इन्हें पकड़ा जाता था तो इन्हें कड़ी सजा का सामना भी करना पड़ता था। इसके अलावा ये जो वर्कर्स थे, इन्होंने न्यू फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने के नए नए तरीके भी खोज लिए थे। और इनके जो तरीके थे उसमें डिफरेंट कल्चरल फॉर्म्स को, चाहे वो ओल्ड हो और न्यू हो, उनको ब्लेंड कर दिया जाता था, उनको मिक्स कर दिया जाता था। जैसे ट्रिनिडाड में जो एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन था, उसको बदल दिया गया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया एक रॉयटस कार्निवल, जिसको होसे बोला जाता था इसमें। और ये जो आपका होसे था, इसमें हर रेस, हर रिलीजन के वर्कर्स जो हैं इसमें शामिल होते थे, खुशियां मनाते थे। इसी तरह से रास्ता फारिनर्स, ये एक प्रोटेस्ट रिलीजन है। ये जो रास्ता फारिनर्स, जिसको कि जमैका के रेगे स्टार बॉब मार्ले ने फेमस बनाया, ये रिलीजन भी ऐसा माना जाता है कि इंडियन माइग्रेंट्स के कैरिबियन नेटिव लोगों के साथ सोशल और कल्चरल लिंक को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा चटनी म्यूजिक, जो कि ट्रिनिडाड एंड गुयाना में काफी पॉपुलर है, ये भी एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से जो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे, उन्होंने एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन दिया। तो ये जो कल्चरल फ्यूजन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इन्होंने ग्लोबल वर्ल्ड बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और इसमें कल्चरल फ्यूजन में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग जो जगह की चीजें हैं वो आपस में मिक्स हो गई हैं, और मिक्स होने के प्रोसेस में इन्होंने अपने ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी जो शुरुआती विशेषताओं को खो दिया है, और ये एक एंटायरली न्यू चीज बन गई हैं। बहुत सारे इंडेंचर्ड वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी ये वहीं पर सेटल डाउन हो जाते थे, और कई बार अगर ये इंडिया आते भी थे तो शॉर्ट स्पेल ऑफ टाइम के बाद, थोड़ा समय बिताने के बाद, ये अपने नए घरों में वापस चले जाते थे। आप लोगों ने वी.एस. नायपाल, इनका नाम सुना होगा, नोबेल प्राइज विनिंग राइटर। ऐसा माना जाता है कि ये भी, इनके जो फोर फादर्स हैं, वो भी इंडिया से माइग्रेट करके एज ए इंडेंचर्ड लेबरर
वहां पे गए थे। इसके अलावा कुछ वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स, आप लोगों ने कभी इनके नाम को देखा होगा। वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स शिव नारायण चंद्रपॉल, राम नरेश सरवण, तो इनके नाम भी इंडियंस के नामों से मिलते जुलते हैं, हम लोगों के नामों से मिलते जुलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके जो फोर फादर्स हैं ये एज ए इंडेंचर्ड लेबरर इंडिया से माइग्रेट होकर के वहां पर गए थे। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, द शिकारीपुरी शरॉफ एंड नट्टुकोट्टाई चेट्टियार्स, ये ऐसे कई सारे जो बैंकर्स और ट्रेडर्स के ग्रुप थे उनमें से एक हैं जिन्होंने सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता था, जो क्रॉप्स एक्सपोर्ट होते थे सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में, उन क्रॉप्स को फाइनेंस किया। इन्होंने या तो अपने उसको फाइनेंस करने के लिए उन्होंने या तो अपने खुद के फंड को यूज किया या फिर उसको यूरोपियन बैंक से बोरो किया, यूरोपियन बैंक से किराए पर या उधार पर लिया। इन्होंने अपने खुद के सोफिस्टिकेटेड सिस्टम भी बना लिए थे लार्ज डिस्टेंस में मनी को ट्रांसफर करने के लिए। इसके अलावा इन्होंने अपने खुद के इंडिजिनियस फॉर्म भी डेवलप कर लिए थे। किस चीज के? कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के, अपने खुद के आपके इंडिजिनियस कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप कर लिए थे। इनके खुद के अपने सिस्टम थे जिसके थ्रू ये लार्ज डिस्टेंस मनी को ट्रांसफर किया करते थे। इंडियन ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स ने यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को अफ्रीका में भी फॉलो किया, उनके साथ ये अफ्रीका तक भी गए। हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स ये यूरोपियन कॉलोनीज के आगे तक भी पहुंच गए। 1860s के बाद इन लोगों ने पूरी दुनिया में जो बिजी पोर्ट थे वहां पर अपने खुद के एम्पोरियम हाउस स्टैब्लिश कर लिए थे, जहां पर ये लोकल और इंपोर्टेड जो गुड्स थे उसको टूरिस्ट को बेचा करते थे। इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। हिस्टोरिकली मिडवल टाइम से ही, एंशिएंट टाइम में भी इंडिया से जो कॉटन टेक्सटाइल था, भारत का जो सूती कपड़ा था, उसको यूरोप एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब 18th सेंचुरी में यूरोप में स्पेशली ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और ब्रिटेन ने अपने खुद के कॉटन टेक्सटाइल मिल स्टैब्लिश कर ली और यहाँ का कॉटन मैन्युफैक्चर एक्सपैंड होने लगा, तो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो कॉटन इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाए और ब्रिटिश लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। इसके लिए टैरिफ इम्पोज किए गए और इस तरह से ब्रिटेन में जो भी क्लोथ इंपोर्ट होता था उस पर टैक्स लगाए गए, जिसके कारण इंडिया से जो कॉटन का फ्लो था, इंडिया से जो कॉटन टेक्सटाइल ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जाता था उसमें डिक्लाइन होना शुरू हो गया, उसमें कमी आने शुरू हो गई। अर्ली 19th सेंचुरी के बाद से ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने अब समुद्र पार कॉलोनीज जो थी उसको भी सर्च करनी शुरू कर दी जहां पे वो अपने कपड़ों को बेच सकें। ब्रिटिश मार्केट से एक्सक्लूड होने के बाद, क्योंकि ब्रिटिश मार्केट्स में टैरिफ बैरियर लग गए थे जिसके कारण इंडियन टेक्सटाइल्स वहां पर नहीं बेचे जा सकते थे, काफी कॉस्टली हो गए थे। अब इंडियन टेक्सटाइल्स को दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी
काफी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा, जिस सब के कारण इंडिया से जो कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता था उसमें कमी देखने को मिलने लगी। और ये जो कमी थी 1800 में टोटल एक्सपोर्ट में कॉटन का शेयर 30% था, जबकि 1815 में ये कम होकर 15% हो गया और 1870s आते आते ये जो रेशियो है ये 3% पर आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस लंदन, it was the nerve center of the worldwide operations of the East India Company. What then did India export? तो अब ये जब कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट रिड्यूस हो गया तो इंडिया ने क्या एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तो बेशक एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स डिक्लाइंड रैपिडली, कपड़े का एक्सपोर्ट तो काफी तेजी से गिरा। अब इसके बदले इंडिया से रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ गया। तो बनाए हुए सामान का एक्सपोर्ट डाउन हुआ जबकि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट बढ़ गया। 1812 से 1871 के बीच में इंडिया से रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट जो है ये 5% से बढ़कर के 35% हो गया। इसके अलावा इंडिगो, जिसको हम लोग नील भी बोलते हैं, विच इज यूज्ड फॉर डाइंग क्लोथ, जिसको कि कपड़ा रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम था जो कि इंडिया से ब्रिटेन एक्सपोर्ट होता था। इसके अलावा इंडिया से चाइना ओपियम का एक्सपोर्ट भी काफी तेजी से बढ़ा और 1820s के बाद कुछ समय तक ये इंडिया से होने वाला सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट भी था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ओपियम, जिसको अफीम बोलते हैं, उसको इंडिया में उगाया जाता था और इसके बाद इसे चाइना एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। इस ओपियम ट्रेड के थ्रू जो भी पैसा ब्रिटेन को मिलता था वो उस पैसे का इस्तेमाल चाइना से टी और दूसरे इंपोर्टेड गुड्स को फाइनेंस करने के लिए करता था। और इस तरह से इंडिया से फूड ग्रेन और रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट इंडिया से ब्रिटेन और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ना सिर्फ इंडिया से फूड ग्रेन और रॉ मटेरियल ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जाता था बल्कि पूरी दुनिया में इसका एक्सपोर्ट बढ़ा। ट्रेड सरप्लस, the value of British export to India was much higher than the value of British imports from India. ब्रिटेन भारत में जो सामान बेचता था उसका वैल्यू काफी ज्यादा था उस सामान के बदले जो कि इंडिया ब्रिटेन को बेचता था। और इस तरह से कि ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो भी ट्रेड होता था उस ट्रेड में ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस। जो ब्रिटेन था वो फायदे में था, तो ब्रिटेन के पास ट्रेड सरप्लस था। तो ब्रिटेन ने इस ट्रेड सरप्लस इसको यूज किया उस घाटे को पूरा करने के लिए जो घाटा ब्रिटेन को दूसरे देशों के साथ ट्रेड करने में होता था। इसको हम लोग मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं। मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम जो होता है इसमें एक देश के कंपैरिजन में दूसरे देश के साथ होने वाला जो लॉस होता है उसको बैलेंस किया जाता है। तीसरी
जो देश है उसके साथ व्यापार करके जो प्रॉफिट होता है उसके थ्रू। और इसी तरह से ब्रिटेन के लॉस को बैलेंस करते हुए जो इंडिया था ये 19th सेंचुरी के वर्ल्ड इकोनॉमी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। ब्रिटेन का जो ट्रेड सरप्लस था इंडिया में, इससे ब्रिटेन जो था वो अपने होम चार्जेस को पे करने के लिए इस ट्रेड सरप्लस का इस्तेमाल ब्रिटेन करता था। तो होम चार्जेस में क्या क्या चीजें आती थी? इसके थ्रू जो ब्रिटिश ऑफिसर्स या जो ब्रिटिश ट्रेडर्स अपने घर अपने पर्सनल मनी को भेजते थे, वो इसके अलावा इंडिया का जो एक्सटर्नल डेब्ट था वो पूरा करने के लिए, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंडिया के थे उनके पेंशन्स को देने के लिए इस ट्रेड सरप्लस का इस्तेमाल ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी।